जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। मेरा नाम है जुनैद अहमद ज़ईम। आई होप कि आप सारे मुझे जानते होंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये क्लास हो गई है। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम ऑन इंट्रोडक्शन मैं प्रोसीड करता हूँ, क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास है CSS के एसए की मास्टर क्लास है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ CSS के लिए नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, जिस तरह एफपीएससी के थ्रू एग्जाम्स होते हैं या बीपीएससी के थ्रू होते हैं या केपीपी या केपी के पीपीएससी के थ्रू होते हैं, इसी तरह सिंध के जो कमीशन के एग्जाम्स होते हैं या पंजाब के होते हैं। तो इन सारे में ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है और बहुत सारे एग्जाम्स में इसी के बेसिस पे ही स्टूडेंट को जज किया जाता है। अब ऐसे क्या है, स्टूडेंट्स किस तरह पढ़ते हैं, इसको पढ़ना किस तरह चाहिए, मार्केट में किस तरह लोग इसको सेल करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कौन सी चीजें हैं और जो करनी चाहिए वो कौन सी चीजें हैं, इसी को प्रोसीड करते हैं, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे जो मेरा प्राइमरी फोकस होगा वो CSS का ऐसे होगा। लेकिन जो बाकी लोग जो बीपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी नो हाव हो जाएगा कि ऐसे क्या है, किस तरह लिखना है। जो डिफरेंस तो है, काफ़ी सारा डिफरेंस है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। लेकिन एट द मूवमेंट्स आप सिर्फ इतना ही कंसिडर करें कि CSS का ऐसे बहुत ही लेंथी होता है, जबकि बाकी जो एग्जाम्स होते हैं, वन पेपर के एग्जाम्स होते हैं या पीएमएस के एग्जाम्स होते हैं, उनमें ऐसे शॉर्ट होता है। तो वो वर्ड काउंट की बात होती है, वर्ड काउंट की बात होती है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है एट दिस मोमेंट। बाकी बाद में हम लोग देखेंगे कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। CSS की रिक्वायरमेंट है 2500 वर्ड से लेकर फिर 3000 वर्ड्स तक की ऐसे। लेकिन पीएमएस में इस तरह नहीं है। बलूचिस्तान के जो पीएमएस या पीसीएस जिसको हम बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 500 वर्ड्स है। जबकि बाकी प्रोवेंसेस के, फॉर इंस्टेंस आपके पंजाब के हैं, उसमें 1000+ की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिफरेंट करता है कि आपने कौन से ऐसे लिखना है। वो वहाँ पे एग्जामिनर खुद इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने कितने वर्ड्स का लिखना है। और ये फिर किस तरह हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, वो इस क्लास के एंड पे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ऐसे क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऐसे किस तरह होता है। जब आप ये समझेंगे तो आप आगे मूव कर सकते हैं। ऐसे कंबाइनेशन है किस चीज का, उसको छोड़ के पहले ये देखते हैं कि वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स कंबाइन होते हैं। वर्ड्स कंबाइन जब होते हैं तो सेंटेंस बना देते हैं। और जब मल्टीपल सेंटेंसेस कंबाइन होते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, पैराग्राफ्स बनाते हैं। जब मल्टीपल पैराज कंबाइन होते हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, तो वो एक ऐसे कहलाता है। पहले ये सेंटेंसेस होते हैं, ये एक पैराग्राफ हुआ, इसी तरह दूसरा पैराग्राफ, इसी तरह तीसरा पैराग्राफ एंड सो ऑन। कंप्लीट सारे पैराग्राफ्स हो जाते हैं तो ये एक शेप लेता है ऐसे का। अब यहाँ पे मिस्टेक्स कहाँ पे होती है, स्टूडेंट्स फेल क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स इसलिए फेल करते हैं कि वो लोग डायरेक्ट जंप करते हैं ऐसे को पढ़ने के लिए। ऐसे एक स्किल है जो पढ़ा नहीं जाता, सीखा जाता है, वो भी प्रैक्टिस है। इससे पहले आपके मिस्टेक्स वर्ड में हो सकते हैं, आपके मिस्टेक्स सेंटेंसेस में हो सकते हैं, आपके मिस्टेक्स पैराग्राफ्स में हो सकते हैं, फिर जाके फाइनली स्ट्रक्चर में मिस्टेक्स हो सकते हैं। सो सिर्फ जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो CSS ऐसे कभी भी पास नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर से पहले भी और बहुत सारी चीजें होती है, जिस तरह वर्ड्स है कि वर्ड्स की चॉइस किस तरह होनी चाहिए, सेंटेंसेस किस तरह लिखने चाहिए, पैराग्राफ्स किस तरह होने चाहिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए। तो ये एक एक करके स्मॉल स्टेप से लेके बड़े स्टेप तक जब आप सारे स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो ही आप पास कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम जाते हैं कि ऐसे की जो मिस इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। यू पीपल माइट बी क्यूरियस कि हमें इंट्रोडक्शन फलाना फलाना वो चीज़ें पढ़नी है, बाद में आ जाएंगी वो चीज़ें, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट दिस टाइम मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ऐसे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो एक आउटलाइन है, आउटलाइन के बाद एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है,
उसके बाद फिर बॉडी के मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं और फिर उसके बाद कंक्लूजन का एक पैराग्राफ होता है। यहाँ तक आप सिर्फ ये कंसिडर कर ले कि ये जितने भी ऐसे है, चाहे आप जहाँ भी ऐसे लिख रहे हैं, उन सब में ये सारे पार्ट्स होने चाहिए। इंट्रोडक्शन पे 1 पैराग्राफ, कंक्लूजन पे 1 पैराग्राफ, बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे कितने वर्ड्स का लिख रहे हैं। एवरेज ये है कि आप 100 वर्ड्स लिखे तो आपके पैराग्राफ्स काउंट होते हैं। मतलब आपने 500 वर्ड्स के ऐसे को लिखना है इंट्रो और कंक्लूजन को छोड़ के, तो आप 5 पैराग्राफ्स लिखेंगे। ये सिर्फ एवरेज मैं बता रहा हूँ, कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ऐसे को मिस इंटरप्रेट किस तरह किया जाता है, लोग इसको क्यों गलत समझते हैं और लोग इसमें पास क्यों नहीं होते। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा यही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद 98% लोग इसमें फेल होते हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये हम लोग नहीं पढ़ते, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, हम मेहनत नहीं करते इस वजह से फेल होते हैं? नो, ये रीजन ये है कि आपको गलत गाइड किया जाता है। जो रिक्वायरमेंट नहीं है आपको वो चीजें बताई जाती है, लेकिन जो रिक्वायर्ड होती है वो चीजें बताई ही नहीं जाती। तो जो बताई नहीं जाती, हम वो पढ़ते ही नहीं है, हम वो प्रैक्टिस नहीं करते, हाउ कैन वी पास? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मिस इंटरप्रिटेशन क्या है? जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं या जो बाकी टीचर्स ये बताते हैं कि इंग्लिश ऐसे इज ऑल अबाउट इंग्लिश, यानी कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या आपको इंग्लिश बड़ी हाई फाई इंग्लिश नहीं आती तो आप पास नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती यही होती है हमारे स्टूडेंट्स की। इंग्लिश जो सी एस एस ऐसे है, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट इंग्लिश। सिर्फ सी एस एस नहीं बल्कि पी एम एस के भी, पी सी एस के भी और बाकी जितने भी एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे का एग्जाम लिया जाता है, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट इंग्लिश। मैक्सिमम इंग्लिश जो आपसे रिक्वायर्ड है यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो एरर फ्री हो, उसमें गलतियां नहीं हो। अगर आप मिस्टेक्स नहीं करें और वो इंग्लिश लिखे, बहुत ही सिंपल लिखे, बहुत ही कॉमन इंग्लिश लिखे, तो आप इजीली इसको पास कर सकते हैं। सो सी एस एस ऐसे इज नॉट ऑल अबाउट इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश पे फोकस करें, ऐसे के लिए आप मल्टीपल ग्रामर के टीचर्स को ज्वाइन करें या मल्टीपल ग्रामर के बुक्स पढ़ रहे, सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप लिहाजा सी एस एस के या इस ऐसे को, ये जो तरीका है ये छोड़ दे, या तो फिर ये सी एस एस छोड़ दे। नेक्स्ट थिंग, ये सबसे टफ सब्जेक्ट है, उसके बावजूद सबसे ज्यादा फेलियर रेशो है। हालांकि सबसे टफ है और सबसे ज्यादा पढ़ाया भी यही जाता है, उसके बावजूद हाईएस्ट फेलियर रेशो है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो एग्जामिनर का रिक्वायरमेंट है, सीधी बात है, कोई एक रीजन तो है ना। एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग पूरे नहीं करते, इस वजह से हम लोग इसको फेल करते हैं। अब जो क्वालिफायर्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्वालिफायर्स जो हमेशा पास होते हैं, आप उनको चेक करें, आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, या अगर आती है तो इसकी तो बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, इसके बावजूद ये लोग पास क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने कभी अपने ऐसे को, अपनी इस राइटिंग को मास्टरपीस बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने की कोशिश की है, जो 40 नंबर्स है। अगर आप भी यही कोशिश करेंगे कि मैंने सिर्फ पास करना है पेपर को, मैंने कोई अफलातून नहीं बनना, तो आप पास कर जाएंगे। और फिर वो क्या करते हैं, वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। तो जब आप भी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तभी आप पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अब हम जाते हैं ऐसे के ओरिजिन पे, ये ऐसे कहाँ से आया, किस तरह आया। दो तीन चीजें बड़ी सिंपल है, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे बड़े बड़े जॉर्गन्स नहीं फेंकने कि फलाना टेक्निकल है, फलाना टेक्निकल नहीं है, आर्गुमेंटेटिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये टेक्निकल पीस ऑफ राइटिंग है या नॉन टेक्निकल पीस ऑफ राइटिंग है, या ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या फलाना है या फलाना है। वो सीधा आपको स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट के बाद आपसे पूछेगा कि इस पर लिखे, वो उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, या तो 2500 वर्ड्स लिखे, या तो 3000 वर्ड्स लिखे, या इससे ज्यादा या कम लिखे, ठीक है। तो आपने भी यही करना है, आपने सिर्फ ये लिखना है। अब किस तरह लिखना है, मैं आपको मल्टीपल साइंस बताऊंगा जो पेपर में होते हैं अकल वालों के लिए, कि इन साइंस को देख के आप ये बताएं, आप इस पर इस तरह लिखे। मैंने आपको इन चीज़ों में नहीं डालना कि ये टेक्निकल है या नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों को वो चीज़ें बतानी है जो बहुत ही सिंपल है, कॉमन है। अगर आप उसको फॉलो करते आप पास करेंगे, अगर फॉलो नहीं करते आई एम वेरी सॉरी, आप फेल करेंगे। तो वो सारी चीजें जानने से पहले हमें चाहिए कि हम ऐसे के ओरिजिन को देखें, ये ऐसे आया कहाँ से है। ऐसे कहाँ से आया? ऐसे अभी का नहीं है, ऐसे 16 सेंचुरी से है। ये एक फ्रेंच फिलोसफर थे जिनका नाम था मोंटेग्नी।
इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द एसेस। ये थियसिस क्या था? ये किताब थी। इस किताब में इन्होंने तब के फ्रेंच सोसाइटीज के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को इन्होंने डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे और भी सारे लोगों ने इसको डिस्कस किए थे, बाकी फिलोसफर्स ने भी डिस्कस किए थे, लेकिन इनकी किताब बहुत मशहूर हो गई। तो फिर ये जो बाकी फिलोसफर्स थे जिनकी किताबें मशहूर नहीं हुई, वो आके इनसे पूछते हैं कि जनाब मोंटेग्ने भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपकी किताब इतनी मशहूर कैसे हो गई? आपने ऐसा कौन सा ट्रिक आजमाया इसमें कि ये आपकी किताब बहुत मशहूर होगी? तो मोंटेग्ने बताते हैं कि मेरी किताब की कुछ क्वालिटीज है जो आप लोगों की किताब में नहीं है। वो क्वालिटीज क्या है? सबसे फर्स्ट है कि ये एक इनफॉर्मल बुक है, ये बहुत फॉर्मल नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई सरमन नहीं है, ये कोई तबलीग नहीं है। ये इनफॉर्मल है, जिस तरह आप दो फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं। तो मैंने भी ये किताब इसी अंदाज में लिखी है, जिस तरह दो पर्सन आपस में बात करते हैं, इनफॉर्मल है। इसमें कोई सीरियस नहीं है, ये बहुत ही नॉन सीरियस मैंने लिखी है। आम बातें हैं, सिंपल बातें जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसीलिए ये लोगों को अट्रैक्टेड लगी ये बुक, और ये किताब काफी मशहूर हो गई। और थर्ड थिंग, ये एजुकेशन के पर्पस के लिए नहीं है ये बुक, इसलिए ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। अगर ये एजुकेशन के पर्पस के लिए होती कि लोग इससे इंफॉर्मेशन हासिल करते, तभी जाके ये थोड़ी बोरिंग होती। नेक्स्ट थिंग जो क्वालिटी है वो है कि ये मेरी जो बुक है ये अ लिरिक इन अ प्रोज है। मतलब क्या? प्रोज क्या है, लिरिक क्या है? पता है, हमारे पास अदब में दो चीजें होती है। इंग्लिश लिटरेचर में भी हमारे पास दो ही चीजें होती है, एक पोइट्री होती है, एक प्रोज होती है। जो शेर व शायरी है वो पोइट्री में आती है, बाकी सारी चीजें जितने भी हम लोग लिखते हैं वो सारे के सारे प्रोज में आते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये एक प्रोज है, ठीक है, प्रोज मतलब एक पीस ऑफ राइटिंग है, जो पोइट्री तो नहीं है। लेकिन इसमें लिरिक है। लिरिक क्या है? लिरिक ये है कि इसमें इमोशंस है, इसमें अपनी पर्सनालिटी डिपिक्ट की गई, इसमें एक रिदम है, इसमें एक फ्लो है। जिस तरह शेर शायरी हम लोग पढ़ते हैं वो मिक्स होते हैं, वो इनका एक मिसरा दूसरे मिसरे के साथ कंबाइन होता है, और वो बोलने में, सुनने में, पढ़ने में अच्छा लगता है। सेम इसी तरह इन्होंने कहा कि मेरी किताब इसी तरह मैंने लिखी गई है, ये लिखा है मैंने ये किताब। और फिफ्थ थिंग ये है कि इन्होंने ये बताया कि मेरी किताब काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद इस पॉइंट को छोड़ दे, उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरी बुक लेस एलाबोरेटिव है, बहुत ही लेस एलाबोरेटिव है। मतलब मैं काफ़ी डिटेल में नहीं गया हूँ। अब ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसी के बेसिस पे ही हम ऐसे को आगे लेकर चलेंगे। हमें पता चलेगा कि ऐसे क्या है, किस तरह हम लिखते हैं, और एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स कौन सी होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि मेरी जो बुक है वो लेस एलाबोरेटिव है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये एक लेमैन के लिए है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेमैन क्या है, लेमैन कंसेप्ट क्या है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप काइंडली मुझे टेक्स्ट करके बता दें। आई एम वेटिंग फॉर यू। किसी को नहीं पता? एनीवेज, चले मैं ही बता देता हूँ कि लेमैन क्या है। यस, कॉमन मैन है, बट व्हाट डू वी मीन बाय कॉमन मैन? ये तो सारे बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये कॉमन मैन के कंसेप्ट है, ऐसे शुड बी रिटन फॉर अ कॉमन मैन, लेकिन किस तरह? यस, आई डोंट नो हु यू आर। विश, आपने सही बताया कि जिसको जनरल इंफॉर्मेशन हो, ज्यादा डिटेल्स नहीं पता हो। एक्चुअली लेमैन ये होते हैं। लेमैन उस अनपढ़ गवार को नहीं कहते, उस जंगली को नहीं कहते जिसको कुछ भी नहीं पता होता। लेमैन कॉमन पर्सन है, जिनको चीजों का तो पता होता है लेकिन डिटेल्स में बारीकी से उनको चीजों का पता नहीं होता। ऑर्डिनरी कंसेप्ट उनको पता है। यस, यू आर राइट, ऑर्डिनरी कंसेप्ट उनको पता होता है। तो इन्होंने कहा कि जो मेरी बुक है वो लेमैन के लिए है। लेमैन के लिए है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा डेटा नहीं डाला है, ज्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं डाला है। लास्ट थिंग कि ये एक कंप्लीट बुक है। कंप्लीट का मतलब क्या? कंप्लीट का मतलब ये कि इसमें जितनी भी चीजें हैं वो इतनी कंप्लीट है कि उसको पढ़ने के लिए या समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक और सेकेंडरी सोर्स की जरूरत नहीं है। यानी कि जितनी भी चीजें हैं
वो सारी की सारी इसी बुक में एक्सप्लेन्ड है। आप इस पे मजबूर नहीं होते कि आप या तो डिक्शनरी ओपन करें या तो कोई और चीज़ ओपन करें कि आप इसके कांसेप्ट्स को समझें। ये था पुराना कांसेप्ट ऑफ एसे, जब मोंटेग्ने ने फर्स्ट टाइम इसको ये किताब लिखी थी। उसके बाद ये फिलोसफर्स आ गए, इन्होंने इनसे पूछा कि ठीक है, आपने सही बता दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आपकी किताब है हम इसको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन के पर्पस के लिए पढ़ाएँ। तब से हमारे पास जो मॉडर्न एसे है इसका कांसेप्ट इवॉल्व हुआ। अब ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, इस कहानी में ही ऐसे का क्रक्स पड़ा हुआ है। वो क्या है? वो ये है कि उसके बाद जो लेटेस्ट वर्ज़न है हमारे पास एसेस की, उन्होंने कहा कि ये इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मेरी ये किताब आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएँ, तो ये इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद ये नॉन सीरियस से सीरियस होना चाहिए। नॉन एजुकेटिव से ये फिर एजुकेटिव पर्पस के लिए होना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन अगर ये बुक आप लोग पढ़ाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो इसकी एक शर्त है, ये बेशक आप चेंज कर लें, लेकिन ये एरियाज़ आपने चेंज नहीं करने। इस बुक में लिरिक तब भी होंगे, एक फ्लो तब भी होगा, ये इंटरेस्टिंग भी होगा, ये ग्रेसफुल भी होगा, ये ब्यूटीफुल होगा, फ्लो होगा। ये ज़्यादा एलाबोरेटिव नहीं होना चाहिए और ये कॉमन मैन के लिए होगा। ये नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इकोनॉमी पे एक टॉपिक लिख रहा हूँ या इस बुक में इकोनॉमी है, तो बगैर इकोनॉमिस्ट के और कोई ना समझे। इसकी लैंग्वेज इस तरह होनी चाहिए कि बेशक आप वो सारे कंसेप्ट इसमें एक्सप्लेन करें, लेकिन वो कंसेप्ट इतने कॉमन, इतने सिंपल लिखे कि कोई भी कॉमन पर्सन जो सिर्फ लिखना पढ़ना जानता हो उसको समझ आ जाए कि ये चीज़ है। और फिर ये इतनी कंप्लीट होनी चाहिए ये किताब के, इसमें एक्सटर्नल सोर्स की कोई ज़रूरत ना पड़े। तब से हमारे मॉडर्न एसे का भी यही कंसेप्ट आया। अभी अगर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं या ऐसे को समझना है तो आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है कि ये सिंपल पीस ऑफ राइटिंग है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप इसमें कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स ये बताते हैं कि आप इसमें वोकैब्युलरी डाल, बहुत सारी वोकैब्युलरी लिखो, इतनी मुश्किल बना दे कि एग्जामिनर को खुद पता नहीं चले कि इसने पता नहीं अंग्रेजी कहाँ से सीखी है, यही चीजें हमें फेल करवाती। आप इतना सिंपल लिखे कि कोई भी उसको समझे। रीजन क्या है? जो आपका एग्जामिनर है वो इंग्लिश का आइदर प्रोफेसर होगा या कुछ होगा, लेकिन जो टॉपिक आप अटेम्प्ट करेंगे वो इकोनॉमी पे हो सकता है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे हो सकता है, इस तरह की चीज़ों पे हो सकता है। अब एग्जामिनर को क्या पता कि इकोनॉमी में इस टर्म को क्या बोलते हैं? और ना ही एग्जामिनर ने आपकी इकोनॉमी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक करना है, उन्होंने आपकी इंग्लिश चेक करनी है, इन्होंने आपका कंपोजिशन स्किल चेक करना है कि ये अपनी बात को किसी आम पर्सन को किस तरह समझा सकता है। जो आपका आम पर्सन है वो इंग्लिश के एग्जामिनर है, वो एक एजुकेटेड पर्सन है, वो अनपढ़ नहीं है। आप ये माइंड में रखिए कि मैं जिसके लिए लिख रहा हूँ वो एजुकेटेड है, इसलिए मैं उसके लिए फॉर्मल लिखूंगा, मैं कोई भी इनफॉर्मल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं सीरियस रहूंगा, मैं एजुकेटिव पर्पस के लिए ही लिखूंगा, उसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी लिखूंगा। मेरी जो राइटिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स डेटा नहीं लिखूंगा जो जिसे ये ऐसे कम और रिसर्च पेपर ज़्यादा लगे। और मेरा जो ऐसे है मैं जो भी लिखूं वो फुल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर उसमें कोई टॉपिक टॉपिक में ग्लोबल वार्मिंग है तो वो ग्लोबल वार्मिंग में कंप्लीटली एक्सप्लेन पहले करूँ, एग्जामिनर को बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके बाद मैं जाऊँ इसके कॉजेस पे, इफेक्ट्स पे, सोल्यूशन पे। जब तक मैं एग्जामिनर को ग्लोबल वार्मिंग नहीं समझाऊंगा तब तक मेरा ये ऐसे इनकम्प्लीट रहेगा। तब से ये मॉडर्न ऐसे का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है और यही चीजें इंपॉर्टेंट है एक ऐसे में। अगर आप ये चीजें मिस करती हैं, अगर आपका ऐसे बोरिंग हो जाए, उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल कि आप ऐसे को पास करें। अगर आपका ऐसे बहुत ही डेप्थ में चला जाए, ऊपर ऊपर से आप ना बताए और डीप में चले जाए तो आप ऐसे फेल करेंगे। अगर आप ये बहुत ही टेक्निकल लिख रहे, बहुत सारे जॉर्गन्स यूज कर रहे, उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक जॉर्गन्स यूज कर रहे तो आप फेल करेंगे। अगर आपने इसको इनफॉर्मल लिखा तो फेल करेंगे। अगर आपने इसको नॉन सीरियस लिखा तो फेल करेंगे। अगर आपने इसमें इंफॉर्मेशन एक एजुकेटेड पर्सन की तरह इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आप फेल करेंगे। मतलब हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। आप जो भी बात करेंगे
उस बात को साबित करेंगे एक एजुकेटेड पर्सन की तरह कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो इस बात का ये प्रूफ है, तभी जाके आप ऐसे को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम इसको फेल क्यों करते हैं, वो तो बाकी चीजें ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि ऐसे कंबाइनेशन किस चीज का है। पहले तो वर्ड्स मिलते हैं, वर्ड सेंटेंसेस बना देते हैं, फिर उसके बाद वो सेंटेंसेस मिलके एक पैराग्राफ्स बना देते हैं, और वो पैराग्राफ्स मिलके एक कंप्लीट ऐसे बना देता है। ठीक है, आप फेल क्यों करते हैं? आप या इधर वर्ड्स में मिस्टेक करते हैं, इधर सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में या ऐसे में मिस्टेक्स करते हैं, तो आप फेल कर जाते हैं। लेकिन जो आप राइटअप लिखते हैं उसमें सबसे पहले एग्जामिनर के पास क्या जाता है आपको पता है? सबसे पहले जो ऊपर आपने लिखा होगा बोल्ड मार्कर से, वो है आपका टॉपिक। एग्जामिनर सबसे पहले आपका टॉपिक पढ़ता है। द मूवमेंट ही रीड्स योर टॉपिक ही डिसाइड्स कि आपने फेल होना है या पास होना है। आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मैटर करता है। हम लोग लगे रहते हैं पैराग्राफ में कि आपने पैराग्राफ में ये चीज पढ़नी है, ये लिखनी है। यार पैराग्राफ तो बहुत बात की बात है, पहले एग्जामिनर टॉपिक ही देखता है। अगर आपका टॉपिक ठीक नहीं है तो एग्जामिनर आगे पढ़ेगा ही नहीं, ना ही उसके पास इतना टाइम होता है। लॉजिकली स्पीकिंग पर पेपर एग्जामिनर के पास मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स होते हैं, और ये तो क्लियर है कि 5 to 7 मिनट्स में एग्जामिनर कभी भी आपका कंप्लीट ऐसे नहीं पढ़ेगा। वो ऊपर ऊपर से चेक करेगा, और जो सबसे पहले वो चेक करेगा वो आपका टॉपिक है। अगर आपने टॉपिक गलत चूज किया है तो आप फेल हो जाएंगे। रीजन क्या है? जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइबल टॉपिक्स नहीं होते। वो सारे के सारे क्वालिफाइबल नहीं होते। उसमें क्या होता है? रीजन क्या है कि क्वालिफाइबल क्यों नहीं होते? कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें एग्जामिनर आपको ट्रैप करता है। वो आपको चेक करता है कि ये जो स्टूडेंट है ये इस टॉपिक को किस तरह अंडरस्टैंड करता है और क्या लिखता है। कुछ टॉपिक्स इस तरह होते हैं जिस पे अगर अगर आपको एक कंप्लीट मंथ दिया जाए कि आप इस पर लिखें, तो भी आप कंप्लीटली इसको नहीं लिख सकते। देयरफॉर आपने जो टॉपिक चूज करना है वो बहुत ही एजुकेटेड वे में चूज करना है। अगर आपके टॉपिक में एक भी मुश्किल वर्ड आ जाए, चाहे वो टॉपिक जितना भी सिंपल क्यों ना हो, अगर वो मुश्किल आ जाए तो आप उसको पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ सी पे का। अब सिपेक पे एक टॉपिक आ जाता है। यहाँ पे सारे लोग जितने भी होते हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो लोग सिपेक पढ़ चुके होते हैं। अब उनको जब टॉपिक मिलता है वो सारे लोग आके लिखना बैठ जाते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप मुझे बता दें कि चलो सी तो ठीक है, चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये इकोनॉमिक है, ये कॉरिडोर क्या है? आप में से कौन मुझे बताएगा कि कॉरिडोर क्या है? आप प्लीज मुझे बता दे कोई। अच्छा, कोई कहता है कि पाथवे, कोई कहता है कि गेटवे। नहीं, इस तरह नहीं है। आप सोचे दोबारा से मुझे बता दे, आई एम वेटिंग फॉर यू। अच्छा देखिए, अगर ये गेटवे है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी की गेटवे कहाँ पे है, ये पाथवे कहाँ पर है? अगर ये कनेक्शन है तो किस चीज का कनेक्शन है? इट इज नॉट लाइक दैट। ये रीजन है कि हम लोग ऐसे को फेल करते हैं। विश यू आर राइट टू सम एक्सटेंट। देखिए जो कॉरिडोर है वो कॉरिडोर ये नहीं है। कोई कहता है कि ये जिस तरह हमारे घरों में कॉरिडोर होते हैं, ये कॉरिडोर है जो इंक्लोज्ड होते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। इसमें हमारे पास इकोनॉमिक हब्स होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक हब्स जो हम जोन्स होते हैं, जिसमें सारी चीजें एक ही कैटेगरी के अंडर बनते हैं, ये एक कॉरिडोर कहलाता है। अब जबकि हमें कॉरिडोर का पता नहीं होगा तो हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, हम इसको, इस ऐसे को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो पोर चॉइस ऑफ द टॉपिक रियली मैटर करता है। सिर्फ वो टॉपिक्स क्वालिफाइबल है
जो आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर उसमें कोई एक भी टर्म आप नहीं समझ सकते तो आप इस टॉपिक को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, कुछ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जिसका हम खुद हिस्सा होते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ दोज टॉपिक्स। अगर आप वो टॉपिक चूज करेंगे तो भी आप फेल करेंगे। रीजन क्या है? यहाँ पे एग्जामिनर इसीलिए बैठा हुआ है कि वो आपको जज करे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसका आप खुद पार्ट है, वो दिखने में आसान होता है, लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो बहुत ही मुश्किल फेस करते हैं और हमारी जितनी भी कमजोरियां होती है वो एग्जामिनर के सामने आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टॉपिक आ जाए माई स्कूल पे, स्कूल पे आ जाए, या हमारी लाइफ पे आ जाए, पर्सनल लाइफ पे आ जाए, तो हम ऐसे टॉपिक्स को कभी भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आप फेल कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है इम्पोर्टेंट है, वो है पोर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वीक है तभी हम फेल करते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है तो आप कभी भी फेल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। किस तरह मिस्टेक्स करते हैं मैं ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्टूडेंट्स इसको क्या समझते हैं? स्टूडेंट्स इसको ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये है कि आपका एक पैराग्राफ दूसरे के साथ लिंक्ड हो, या ये पैराग्राफ फर्स्ट आएगा ये बाद में आएगा। नो, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ये है कि अगर एग्जामिनर ने आपसे पाथवेज पे पूछा है कि आप मुझे पाथवेज बता दे किसी प्रॉब्लम के, आप मुझे पाथवेज बता दे, तो आप आके डायरेक्टली पाथवेज लिखते हैं। इस तरह ऐसे कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना होता। देखिए, पाथवेज सॉल्यूशन है, ठीक है, प्रॉब्लम्स के। अब ये प्रॉब्लम्स क्या है? ठीक है, ये प्रॉब्लम्स कब से आए हैं, या इसके कॉजेज क्या है, और इसके इफेक्ट्स क्या है। इफेक्ट्स है, वो इफेक्ट्स बहुत ही डेंजरस इफेक्ट्स है, तभी तो हम पाथवेज की बात करते हैं। उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। सो जो पाथवेज है, आप डायरेक्टली पाथवेज कभी भी नहीं लिखेंगे। पहले आप अपनी कहानी को डेवलप करेंगे कि ये है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है, इसके वजूहात क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है। फिर जाके आप पाथवेज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये तो फिर रेलेवेंट नहीं बनता अगर हम लोग प्रॉब्लम्स के कॉजेज भी लिखे, इफेक्ट्स भी लिखे और सोल्यूशन भी लिखे, हालांकि उन्होंने सिर्फ सोल्यूशन ही पूछे हैं। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जब मोंटेग्ने ने अपनी किताब लिखी, उन्होंने ये बात बता दी कि जो मेरी किताब है वो कंप्लीट है। मतलब अगर मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूँ तो सॉल्यूशन से पहले मैंने प्रॉब्लम्स के कॉजेज और इफेक्ट्स भी बता दिए, तभी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। बेशक मेरी किताब या मेरा ऐसे सॉल्यूशन पर है, लेकिन पहले मैं सॉल्यूशन से पहले ये चीजें थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस डिटेल में बताऊंगा। ये ऑर्गेनाइजेशन है और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये मिस करते हैं और हम लोग अपने ऐसे को फेल करते हैं। थर्ड थिंग है जिसकी वजह से हम फेल करते हैं, वो है पुअर इंग्लिश। हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर होती है। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि सीएसएस ऐसे या अदर ऐसे इज नॉट ऑल अबाउट इंग्लिश। मैंने खुद अपने बहुत सारे बैचमेट्स देखे हैं जिन्होंने वीक पुअर इंग्लिश के साथ ही इस पेपर को क्वालिफाई किया है। रीजन क्या है? उनको ये टैक्टिक्स आती थी कि हमने सिर्फ मिस्टेक्स नहीं करने, बाकी हमारी इंग्लिश जिस तरह भी हो वो ठीक है। मिस्टेक्स किस तरह? अक्सर लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के मिस्टेक्स करते हैं, ये आपने नहीं करने। जो ग्रामर के बड़े मिस्टेक्स होते हैं या स्पेलिंग्स के मिस्टेक्स होते हैं, ये हमने नहीं करना है। और ये किस तरह होता है? ये प्रैक्टिस से ही आता है। क्या आप प्रैक्टिस करेंगे, आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखेंगे, आप अफलातून बनने की कोशिश नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे, ये कभी शो नहीं करेंगे कि हमें इंग्लिश बहुत आती है, तो आपकी गलतियां कम हो जाएगी। जितने आप कॉमास प्लेस करेंगे, कॉमास लगाएंगे, अपने सेंटेंस के लेंथ को बढ़ाएंगे, आप फेल करेंगे। जितने ही आप न्यू वर्ड्स इसमें ऐड करेंगे वोकैबुलरी के लिए, आप फेल करेंगे। क्योंकि हर वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता, और जो हमें नहीं पता होता हम उसको यूज करते हैं, इसलिए हम उसको गलत कोनोटेशन दे के उसको फेल करते हैं। लास्ट थिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर नॉट वेल रेड। हमें ये पता नहीं होता कि हम जो टॉपिक लिख रहे हैं उसमें है क्या। जब हमें खुद नहीं पता होता तो हम उसको फेल करते हैं। डिफरेंस क्या होता है एक बड़े राइटर का और एक छोटे राइटर का, या हम जैसे लोगों का? डिफरेंस ये होता है कि जब बड़े राइटर को टॉपिक मिलता है तो वो टॉपिक को नचाता है, जबकि वही टॉपिक जब हमें मिलता है तो टॉपिक हमें नचाता है। इससे बचने के लिए हमें पढ़ना चाहिए।
अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी वेल रेड होंगे। आप 11 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो 11 सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मिल रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमने अपने उस कंटेंट को अपने एसे में फिट किस तरह करना है। जब आपको ये पता चलेगा तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, और ये हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह हम अपने ही कंटेंट को आगे पुट करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वो है कि ऐसे बाकी फॉर्म ऑफ राइटिंग से किस तरह डिफरेंट है, ऐसे एक रिसर्च पेपर से किस तरह डिफरेंट है, ऐसे एक न्यूज़पेपर से किस तरह डिफरेंट है। अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दिस सेक्शन, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर मीटिंग ख़त्म हो जाए तो आप लोग दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक करके मीटिंग को रीजॉइन करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है 40 मिनट्स। 40 मिनट से ज़्यादा हम मीटिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं दोबारा से मीटिंग को क्रिएट करूंगा, आप लोगों ने रीजॉइन करना है और हम इधर ही से शुरू करेंगे। सो यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट। गुलकासी, अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी देखने हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने ये देखना है, देखो मैंने पहले ही भी आप लोगों को बता दिया कि मैंने आपको वो लंबी लंबी नहीं छोड़नी यहाँ पे कि ये फलां टर्म है, ये फलां टर्म है, इसमें ये है, इसमें ये है। मैंने सिंपल आसान अल्फाज में आप लोगों को बता देना है, जिससे आप लोग खुद जाके उधर लिख सकते हैं और आप पास कर ले। मैंने थ्राइस इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। मेरी कोई अच्छी इंग्लिश नहीं है, मैं कोई ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ा हूँ, मेरा कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने इस पेपर को सक्सेसफुली कामयाब किया, और मैंने कभी भी इस पेपर को किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं किया है। उसका रीज़न ये कि मैंने सिंपल समझा है और मैं सिंपल वही आपको समझाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि ऐसे डिफरेंट किस तरह है बाकी एग्ज़ाम से या बाकी स्टाइल ऑफ राइटिंग से। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग तो न्यूज़पेपर में लिखते हैं, और हम लोग इसको इजीली पास पास कर सकते हैं। लेकिन जब वो लोग पेपर में अपेयर हो जाते हैं, रिजल्ट जब आता है, तो उनके मार्क्स 10 से लेके 20 के दरमियान ही होते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम तो फॉरेन ग्रेजुएट है, इस वजह से हमारी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा कमांड है और हम पास कर लेंगे, उसके बावजूद वो फेल होते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो सीएसएस में जो क्वालिफायर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट अक्सर इधर के या तो डॉक्टर्स होते हैं या तो इंजीनियर्स होते हैं, और अगर ये नहीं तो फिर जो कॉमन बीए पास होते हैं सिंपल, ये लोग अक्सर पास करते हैं। जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं वो हमेशा फेल करते हैं। कम ऐसे लोग होते हैं जो पास करते हैं, उनकी और भी बहुत सारी स्किल्स होती है, इस वजह से वो पास कर जाते हैं, लेकिन इंग्लिश की वजह से वो कभी पास नहीं करते। अब ये बाकी राइटिंग से डिफरेंट किस तरह है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक रिसर्च पेपर को उठा के देखते हैं। पहले इसमें दो टर्म्स मैंने यूज किए हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और वर्टिकल डेप्थ। ये मैंने पहले एक्सप्लेन किए, लेकिन नाम अभी मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पहले बताता तो शायद आप लोगों के लिए मुश्किल होता। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और वर्टिकल डेप्थ। अब कोई टॉपिक है, वो टॉपिक है एक कॉज पे, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की कॉज पे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, इसके कॉजेज बता दी, उसमें से कोई एक कॉज पकड़ के फिर उस कॉज में बहुत डीप तक जाना, ये है वर्टिकल डेप्थ। अब ये हम कहाँ पर करते हैं, ये हम लोग रिसर्च पेपर्स में करते हैं। हमें एक, जब हम पीएचडी के लिए रिसर्च करेंगे, उसकी थीसिस लिखेंगे, तो हम एक टॉपिक को पकड़ते हैं। जब उस टॉपिक को पकड़ते हैं, उसी टॉपिक के एक्सट्रीम डेप्थ तक हम जाते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि पीएचडी, पीएचडी क्या है, फिलॉसफी है उस सब्जेक्ट की, कि आप किसी सब्जेक्ट में फिलॉसफी की डिग्री कर रहे हैं। फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ये है कि वो उस सब्जेक्ट के एक्सट्रीम डेप्थ को कहते हैं। जब आप एक्सट्रीम डेप्थ तक जाएंगे तो ये है वर्टिकल डेप्थ। जबकि ऐसे में इस तरह नहीं है, ऐसे में हॉरिजॉन्टल स्प्रेड चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या है कि आप ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये भी थोड़ा